हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स, बीए प्रोग्राम, बी ऑनर्स, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर हिस्ट्री। हिस्ट्री का है ये हिस्ट्री इंडिया ऑफ आर्ट का है। आ, हुमायूं का मकबरा या ताजमहल के विशेष संदर्भ में इंडो पर्शियन वास्तुकला के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। इसका नोट्स तैयार करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चे आके पढ़ें। और जो भी बच्चे एजुकेशन के लिए भी बोले हैं और पॉलिटिकल साइंस के इंग्लिश में बोले हैं तो उनका भी जल्दी ही मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हुमायूं का मकबरा या ताजमहल के विशेष संदर्भ में इंडो पर्शियन वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास मथुरा मार्ग के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? नई दिल्ली के दीनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास मथुरा मार्ग के निकट यमुना नदी किनारे पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा मुगल स्थापत्य कला या मुगल वास्तुकला से संबंधित है। हुमायूं एक महान मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं का कैसे हुआ था मृत्यु? ये मृत्यु हुआ था सीढ़ियों से गिर करके। ओके, चलिए, हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में हुमायूं की मृत्यु के 8 साल बाद बनवाया था। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में स्थित थी जो कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शासन 1246 से 1266 ईस्वी के पुत्र के समय का था के पुत्र सुल्तान के कुबाद की राजधानी थी। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे की शैली वही है जिसने ताजमहल को जन्म दिया। इस मकबरे का भी शैली वही है जो ताजमहल का भी बनाया था। 1562 से 1572 के बीच बना यह मकबरा दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। वास्तुकार मिराक मिर्जा गियात की छाप साफ दिखी जा सकती है। ठीक है ना। यहाँ बाद में मुगलों के शाही परिवार के कई सदस्यों को दफनाया गया। इस जगह पर हमीदा बेगम अकबर की माँ, दारा शिकोह शाहजहां का बेटा और बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक को का भी मकबरा है। यही मकबरा विश्व विख्यात ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा बना। इस मकबरे को का प्रभाव ताजमहल पर भी देखा जा सकता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इस मकबरे के देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। यह पहली जगह है जहां मकबरे के साथ साथ पार्क भी स्थित है। यहाँ भारतीय परंपरा एवं फारसी शैली की वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पारसी शैली, ठीक है। चलिए, धरोहर का निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के बीच फारसी वास्तुविद मिराक मिर्जा गियात के डिजाइन पर हुआ था। ताजमहल जैसी कलात्मक नजीर पेश करने वाला यह मकबरा 12,000 वर्ग मीटर के चबूतरे पर बना है। कितना? 12,000 वर्ग मीटर के चबूतरे पर बना है जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, 47 मीटर। हुमायूं मकबरे के केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सजा बढ़िया कालीनों व गलीचों से परिपूर्ण है। मकबरे में कब्रों के ऊपर एक शुद्ध श्वेत शमियाना लगा होता है था और उनमें सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इनके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। हुमायूं को उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में ही दफनाया गया। ठीक है ना। हुमायूं को मृत्यु के बाद दिल्ली में ही दफनाया गया और इसके बाद में हुमायूं को 1558 में खंजर बेग द्वार पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। कालांतर में 1571 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने पिता के समाधि के दर्शन किए थे। 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश के अनुसार हुआ था।
उस समय इस इमारत की लागत 15 लाख रुपए आई थी। बाप रे, उस समय 15 लाख रुपए आया था। मकबरे के निर्माण का स्थान देखिए कहाँ पे था। हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए यमुना नदी के किनारे के स्थान का चुनाव किया गया। इस स्थान का चुनाव मकबरे के निकट स्थित हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। दिल्ली की प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन का तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में निकट ही चिला निजामुद्दीन औलिया में स्थित था। यह मकबरा फारसी वास्तुकला से प्रभावित है। यह 47 मीटर ऊंचा और 200 फीट चौड़ा है। इस इमारत पर फारसी बल्बुअस गुंबद बना है जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। गुंबद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर श्वेत संगमरमर और का आवरण लगा है और अंदरूनी परत गुफा रूपी बनी है। गुंबद के शुद्ध और निर्मल श्वेत रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर श्वेत और काले संगमरमर तथा पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। यह गुंबद 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना है। गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है जो तैमूर वंश के मकबरों में मिलता है। इन रंगों का संयोजन इमारत को एक खूबसूरती देती है। वास्तुकार अब्दुल कादिर बदायूनी नाम के एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियात ने किया था, जिन्हें इस इमारत के लिए अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलवाया गया था। अफगानिस्तान से हेरात शहर से इसको बुलवाया गया था। इन्होंने भारत की भी कई इमारतों का अभिकल्पना की थी। वे इस मकबरे के पूरे होने से पहले ही चल बसे, किंतु उनके पुत्र ने अपने पिता का कार्य पूर्ण किया और हुमायूं का मकबरा 1571 में बनकर पूर्ण हुआ। यहाँ सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर को इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। यूनेस्को द्वारा 1993 में इस इमारत समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब किया था? 1993 में यूनेस्को के द्वारा किया गया था। हुमायूं के मकबरे में मुगल स्थापत्य में 4 बाग शैली के उद्यान प्रमुख अंग थे। इससे पूर्व ऐसे उद्यान भारत में कभी भी नहीं देखे थे और इसके बाद अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनते गए। ओके, हुमायूं का मकबरा इसके पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग ए बाबर से बिल्कुल अलग था। मुगल सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा बाबर के साथ ही आरंभ हुई थी। तैमूर लंग के समरकंद में बने मकबरे पर आधारित यह मकबरा भारत में आगे आने वाली मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना। मकबरे की संरचना इस विशाल इमारत में प्रवेश करने के लिए पश्चिम और दक्षिण में दो मंजिले प्रवेश द्वार 16 मीटर ऊंचे बने हुए हैं। प्रवेश द्वारों में दोनों ओर कक्ष स्थित है और ऊपर के तल पर छोटे प्रांगण है। मकबरे की बनावट मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने से जोड़कर की गई है और मकबरे को लाल बलुआ पत्थर के द्वारा ढका हुआ है। ओके, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग ऊपर की पिचीकारी, फर्श की सतह, जालिया द्वारा चौखटे और छज्जों के लिए किया गया है। इसका मुख्य गुंबद भी श्वेत संगमरमर से ही ढका हुआ है। हुमायूं का मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा है। 12,000 वर्ग मीटर के ऊपरी सतह का लाल किला लाल जालीदार मुंडेर घेरे हुए है। इस वर्गाकार चबूतरे के कानों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे के नींव में 56 कोठरियां बनी हुई है, जिनमें 100 से अधिक कब्रें बनाई हुई है। मकबरे की आंतरिक संरचना देखिए कैसा था। इस इमारत का मुख्य कक्ष गुंबददार एवं दुगुनी ऊंचाई का एक मंजिला है और इसमें गुंबद के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाले एक जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। हुमायूं की कब्र इस इमारत की मुख्य कब्र है। इस इमारत में मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। ओके, इनमें बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए शेष 8 दुमंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में सम्राट हुमायूं की असली समाधि बनी है, जिसका बाहर से रास्ता जाता है। इस पूरी इमारत में पिटरा
ड्यूरा नामक संगमरमर की पचिकारी का प्रयोग है। और इस प्रकार के कब्र के नियोजन जो मुगल साम्राज्य के बाद के मकबरों जैसे ताजमहल आदि में खूब प्रयोग हुए हैं। यह भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण अंग है। हुमायूं के मकबरे के केंद्र से निकलती हुई 4 जल नालिकाएं 4 बाग के वर्गाकार खाके की रेखा बनाती है। मकबरे की पूर्ण शोभा इसके घेरे हुए 30 एकड़ में फैले 4 बाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। जन्नत रूपी उद्यान 4 दीवारी के भीतर बना है। ये उद्यान 4 भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नलिकाओं द्वारा बंटा हुआ है। इस प्रकार बने 4 बागों को फिर से पत्थर के बने रास्तों द्वारा 4-4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 36 भाग बनते हैं। जिस प्रकार कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है, ठीक उस प्रकार केंद्रीय जल नालिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई उसके नीचे जाती है और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है। 4 बाग मकबरे के घेरे हुए हैं। 4 बाग को 3 और ऊंची पत्थर की 4 दीवारी घेरे हुए हैं और कभी निकट की यमुना नदी तीसरी ओर बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। मकबरे परिसर में 4 बाग के अंदर ही दक्षिण पूर्वी दिशा में 1590 में बना नाई का गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में उपस्थित दफनाए गए व्यक्ति को महत्ता दर्शाती है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जहां पहुंचने के लिए दक्षिणी ओर से 7 सीढ़ियां बनी हैं। यह वर्गाकार है और इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद बना है। अंदर 2 कब्रों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। इसमें एक कब्र पर 999 अंक खुदे हैं, जिसका अर्थ हिजरी का वर्ष 999 है, जो 1590-91 ईस्वी बताता है। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमण से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, जिससे भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ यहाँ की स्थापत्य कला को भी प्रभावित किया। उस समय हिंदू वास्तुकला में जहाँ भवन निर्माण में पत्थरों, स्तंभों एवं सहतीरों का प्रयोग किया जाता था, वही इस्लामिक स्थापत्य कला में नोकदार, मेहराब और गुंबद आदि बनाए जाते थे। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के इस मिश्रण से कला की एक नई तकनीकी विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तु कहा गया। इस कला में भारतीय एवं ईरानी शैलियों के मिश्रण के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही सुल्तान, अमीरों एवं सूफियों के मकबरे के निर्माण की परंपरा भी इसी कला के साथ शुरू हुई। सहतीरी शिल्पकला और मेहराबी गुंबद कला का सुंदर समन्वय इस स्थापत्य कला के मुख्य विशेषता है। गुंबद और मेहराब इस्लाम की देन नहीं, वस्तुतः इसकी आंतरिक संरचना रोम में मिलती है और इसे भारत लाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है। परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय तुर्की शासकों को दिया जाता है। गुंबद और मेहराब की संरचना ने विशाल सभा भवन के निर्माण को सहज बना दिया। गुंबद और मेहराब ने बड़ी संख्या में स्तंभों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इसके माध्यम से भवनों में विशालता और मजबूती दोनों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भवन निर्माण सामग्री में पत्थरों का खूब प्रयोग किया गया और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए चूना पत्थर, गारा, जिप्सम का प्रयोग किया गया। इमारतों की साज सजा में भारतीय अलंकरण और इस्लामिक सादगी का समन्वय हुआ, जो कि अरबस्क शैली के रूप में उभरकर सामने आई। जो कि इस्लाम में प्राणियों के चित्रण को मान्यता प्राप्त नहीं थी, अतः अलंकरण में फूल, पत्ती एवं ज्यामितीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, जिसके तहत कमल, स्वास्तिक, कलश, कुरान की आयतों और घंटिया का भी प्रयोग किया गया है। अतः इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष पहलू शामिल है, जो कि हिंदू और इस्लामिक शैली के सम्मिश्रण की स्पष्ट छाप छोड़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोग का, समाप्त हो गया है। अब आप लोग इसका नोट्स बनाइए, पढ़िए अच्छा से, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का एकदम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आना ही है। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बच्चों, आप लोग से यही कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि कोई भी आपके दोस्त या कोई भी बच्चे, कोई भी बालक छूटे नहीं और वो अपना प्रिपरेशन नहीं करें,
क्योंकि अभी बुक्स किसी के पास नहीं है, तो इसीलिए आप उन लोगों को हेल्प करिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और लाइक्स भी दे। लाइक करने में आप लोग थोड़ा सा कंजूसी मत दिखाइए, बहुत कंजूसी हो गया। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मोटिवेशन मिलता है, जितना लाइक्स मिलता है उससे कुछ होता नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक दें वीडियो को और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।